दोस्तों जरा सोचिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में उस मुहर्रम के जुलूस में जहां लाखों लोग शामिल होने वाले थे, अगर एक आदमी हजारों जहरीले कैप्सूल लेकर के घूम रहा हो, लोगों के बीच बांट रहा हो और कहीं किसी सतर्क पुलिसकर्मी की नजर ना पड़ी होती तो क्या होता। ज़रा कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां हजारों लाखों लोग जुलूस में चल रहे होते, मातम कर रहे होते, अपनी आस्था के साथ सड़कों पर निकले होते और बीच में कोई शख्स आता और दर्द से राहत देने के नाम पर उन्हें जहरीली गोलियां थमा देता। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक सीन नहीं है, ये हकीकत है जो हाल ही में मुंबई में पकड़ी गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई, इतनी बड़ी त्रासदी होते होते रह गई, लेकिन उस आरोपी का नाम क्यों छिपाया जा रहा है, उसकी पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। अगर यह शख्स किसी और धर्म का होता तो क्या आप सोच सकते हैं कि गोदी मीडिया का क्या हाल होता। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक बार बार वही चेहरा दिखाया जाता, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाता, घर वालों को घसीट करके सामने लाया जाता, मोहल्ले गली कूचे का नक्शा दिखाया जाता, बाप दादा तक का इतिहास खंगाल दिया जाता दोस्तों। लेकिन यहां सब कुछ शांत है, सब कुछ ढका हुआ है, सब कुछ छिपाया जा रहा है। और यही वो बात है जो सबसे ज़्यादा खटकती है, यही वो बात है जो दिखाती है कि इस देश में मीडिया का रवैया कैसा हो गया है, पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी हो गई है और न्याय का तराजू कितना झुक चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है और इसमें वो सच्चाई सामने आएगी जो आप आम तौर पर कहीं और दिखाई नहीं देती है। शुरुआत वहीं से करते हैं। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो मुहर्रम के जुलूस में जा रहा था। उसके पास से 3000 खाली कैप्सूल बरामद हुए, 50 किलो जिंक फॉस्फाइड मिला और कुल मिलाकर के लगभग 14,000 जहरीले कैप्सूल बरामद किए गए। जिंक फॉस्फाइड वो जहर है जो चूहे मारने में इस्तेमाल होता है। सोचिए जरा, चूहे मारने वाला जहर इंसानों को बांटा जा रहा था और वो भी इस झूठ के साथ कि ये दर्द से राहत दिलाने वाली दवा है। आरोपी ने पहले ही 4 लोगों को यह कैप्सूल बांट दिया था। अगर पुलिस की सतर्कता और निगरानी नहीं होती तो यह संख्या हजारों में पहुंच सकती थी, लाखों में पहुंच सकती थी। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी दोस्तों, ये एक पूरी की पूरी साजिश थी, एक पूरा का पूरा प्लान था। और इस प्लान का मकसद क्या था? मकसद था एक बहुत बड़ी त्रासदी पैदा करना, मकसद था एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें मातम और गहरा हो जाए, मकसद था इस देश में एक ऐसी आग लगाना जो आसानी से बुझ न सके। अब आइए वो वायरल वीडियो देखते हैं जो इस पूरे मामले में सामने आया है। सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ अंजनवाड़ी मंडल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पन्नी में कैप्सूल है सारा। पानी कंपनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ इस वीडियो में आरोपी पुलिस वालों के सामने बैठा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है बड़े आराम से, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई दोस्तों, इतनी बड़ी योजना का पर्दाफाश हुआ है दोस्तों और आरोपी पुलिस के सामने बैठ करके मुस्कुरा रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है, कुछ कंपनियों का धन्यवाद कर रहा है। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। अब जरा तुलना कीजिए, अगर यही शख्स किसी अल्पसंख्यक समुदाय से होता तो उसकी क्या हालत होती। उसे ज़मीन पर लिटाया गया होता, उसे पीटा गया होता, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही होती, उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता, उसके परिवार वालों को धर के पकड़ के थाने में मारा पीटा जाता, उसके मोहल्ले में आतंक का माहौल बना दिया होता। लेकिन यहाँ सब कुछ शांत है, सब कुछ नियंत्रित है, सब कुछ चुप्पी की चादर में लिपटा हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस आरोपी का नाम बताने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स में फयाज प्रेम जी नाम सामने आ रहा है, कुछ ट्वीट्स में फयाज निसार हुसैन नाम बताया जा रहा है। लेकिन मुख्य धारा का मीडिया चुप है, बड़े चैनल चुप है, गोदी मीडिया चुप है और यही चुप्पी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब मीडिया एक तरह के आरोपी पर टूट पड़ता है और दूसरी तरह के आरोपी को छिपाता है तो वो सिर्फ खबर नहीं छिपा रहा है, वो सच्चाई को छिपा रहा है, वो न्याय की राह में रोड़ा बन रहा है, वो समाज में नफरत का बीज बो रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई ये आरोपी किसी मुस्लिम समुदाय का होता तो आखिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को क्यों जहर बांटेगा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या ये वाकई वही है जो दिखाया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और कहानी है, कोई और साजिश है, कोई और मकसद है? इन सवालों का जवाब तभी मिलेंगे जब निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी जांच हो, और सबसे जरूरी बात, मीडिया का रवैया एक जैसा हो, चाहे आरोपी कोई भी हो। अब चलते हैं दूसरे मामले की तरफ, और ये मामला भी कम चिंताजनक नहीं है। मध्य प्रदेश की एक मुस्लिम महिला जज तबस्सुम खान ने हाल ही में मॉब लिंचिंग के एक मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये जज अपने संवैधानिक पद पर बैठ करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सबूतों के आधार पर कानून के मुताबिक फैसला सुना रही थी। 14 लोगों ने मिलकर के एक शख्स को पीट पीट करके मार डाला था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये मॉब लिंचिंग थी। इंसान के तराजू पर इसकी सजा दी गई उम्र कैद। लेकिन देखिए इसके बाद क्या हुआ। उस जज को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, तबस्सुम बेगम हाय हाय के नारे लगने लगे। एक युवक ने तो सीधे फोन करके कह दिया कि अगर 10 दिन में हमारे सभी हिंदू भाइयों को रिहा नहीं किया गया तो देश प्रदेश में कत्लेआम होगा। जरा सोचिए हम कैसे देश में जी रहे हैं जहां एक जज को, जो संविधान का रक्षक है, जो कानून के मुताबिक अपना काम कर रही हैं, उसे धमकियां मिल रही, उसकी जान को खतरा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है। और इन धमकियों पर पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? क्या तुरंत कार्रवाई हुई? क्या धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया गया? क्या जज की सुरक्षा बढ़ाई गई? क्या इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया? सवाल बहुत है, जवाब बहुत कम है। यह दिखाता है कि नफरत फैलाने वालों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि अब वो जजों को भी डराने की हिम्मत कर रहे हैं, अब वो न्यायपालिका को भी धमकी देने की जरूरत कर रहे हैं, अब वो संविधान के पहरेदारों को भी चुनौती दे रहे हैं। यह कितनी खतरनाक स्थिति है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफा कार्रवाई का माहौल बना दिया गया है, एक तरफा न्याय का माहौल बना दिया गया है, एक तरफा मीडिया कवरेज का माहौल बना दिया गया है। अब आइए तीसरे मामले पर। यह मामला पुलिस के दोहरे रवैये का बेहतरीन उदाहरण है। खबर आई कि 3 मुस्लिम महिलाओं को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने अपने घर में बीफ पकाया था। गुप्त सूचना मिली, छापा मारा गया, गिरफ्तारी हुई, मीडिया में तस्वीरें फैल गई और बात खत्म। लेकिन रुकिए, जरा कुछ ही दिन पहले की एक बात याद कीजिए। बनारस के घाट पर एक नाव में कुछ युवक चिकन पका रहे थे, बिरयानी पार्टी कर रहे थे, शराब की महफिल जमी हुई थी। वीडियो वायरल हुआ, मामला सामने आया, लेकिन क्या हुआ? 4 दिन के अंदर सब कुछ रफा दफा हो गया क्योंकि बाद में पता चला कि वो नाव किसी बीजेपी पार्षद की थी और शायद बीजेपी पार्षद खुद भी उसी पार्टी में शामिल था। अब आप खुद बताइए, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सी समानता है हमारे देश में? एक तरफ तीनों महिलाओं को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरी तरफ खुलेआम पवित्र घाट पर शराब और मांस की पार्टियां होती है तो सब कुछ माफ कर दिया जाता है। क्यों? यही है चयनित न्याय, यही है दोहरा मापदंड, यही है वो भेदभाव जो धीरे धीरे इस समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। कानून कहता है कि अपराध अपराध है, चाहे करने वाला कोई भी हो। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि कानून की किताब अलग अलग पन्ने पलटती है, अलग अलग लोगों के लिए। अब चलिए तेलंगाना की तरफ, जहां स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक है। तेलंगाना में पिछले कुछ समय में उर्दू भाषा को लेकर के एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है। उर्दू पढ़ाना, उर्दू बोलना, उर्दू सिखाना, ये सब अब विवादित होता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब कांग्रेस सरकार के राज में हो रहा है। निज़ामाबाद जिले के अरमूर में स्थित भारत चंद्र हाई स्कूल का एक हाल का मामला देखिए। यहाँ एक उर्दू शिक्षक पर कथित तौर पर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि यह हमला पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हुआ। पुलिस मौजूद थी, कानून के रखवाले मौजूद थे और उनके सामने एक शिक्षक को थप्पड़ मारा गया, मारा पीटा गया उन्हें। और ये वीडियो देखिए, पुलिस सामने खड़ी है और हमलावर बेखौफ होकर के एक शिक्षक पर हाथ उठाते हैं। ये कौन सा देश है? ये कौन सी व्यवस्था है जहां एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो अपना काम कर रहा है, जो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है, उसे सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो उर्दू पढ़ा रहा है? उर्दू कोई बाहर की भाषा नहीं है, उर्दू इस देश की भाषा है।
इस देश की मिट्टी से निकली हुई भाषा है। हमारे संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उनमें से एक है हमारी उर्दू भाषा। फिर उर्दू पढ़ाना अपराध कैसे हो गया भाई? ये पहली घटना नहीं है दोस्तों। तेलंगाना से एक और मामला सामने आया है। अब्दुल बारी नाम के एक शख्स के साथ पैसों के लेन देन का विवाद हुआ। राजा मल्लू नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अब्दुल बारी को पेड़ से बांध करके पीटा और इसके बावजूद कि सरपंच के सामने समझौता हुआ था, 5 लाख रुपए की मूल राशि वापस लौटाने के बावजूद अब्दुल बारी कथित तौर पर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। उनके सिक्योरिटी चेक का गलत इस्तेमाल हुआ, उनके खाते से 75,000 रुपए निकाल लिए गए। जब उन्होंने सवाल उठाए तो उन पर ही हमला कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि अरमूर टाउन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, अब्दुल बारी पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, उन्हें ही जेल भेज दिया और राजा मल्लू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सुनिए, अब उनके परिवार पर मुआवजा देने का दबाव डाला जा रहा है, 15 लाख रुपए देने का दबाव, यानी जिसके साथ अन्याय हुआ वही और ज़्यादा बोझ तले दबाया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा प्रशासन है? ये कैसी पुलिसिंग है? सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये जब से पिसई चैतन्य आईपीएस ने निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर का पद संभाला है तब से अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। यह बहुत गंभीर सवाल है कि क्या एक ही व्यक्ति के बदलने से पूरे जिले की पुलिसिंग बदल सकती है? क्या एक अधिकारी के नेतृत्व में पूरा माहौल बदल सकता है? अगर हाँ तो यह और भी ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि व्यवस्था व्यक्तियों के मूड पर चल रही है, संविधान के नियमों पर नहीं चल रही है। इस पूरे मामले को देख करके मन में सवाल उठता है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। इस देश के सामने तो असली समस्याएं और भी बहुत सारी हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है, करोड़ों युवा बिना नौकरी के घूम रहे हैं, भूखमरी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लगातार नीचे जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, उत्पीड़न की खबरें आ रही है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, पेपर लीक एक के बाद एक हो रहे हैं, नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, छात्र तनाव में आकर के अपनी जान दे रहे हैं, किसान कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बहस नहीं होती, इन तमाम मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देती, इन तमाम मुद्दों पर मीडिया चुप रहता है। बहस होती तो है किस पर? बहस होती है उर्दू पर, बहस होती है बीफ पर, बहस होती है हलाला पर, बहस होती है हिजाब पर, बहस होती है मस्जिद पर, बहस होती है कब्रिस्तान पर। यानी जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए नकली मुद्दे खड़े किए जाते हैं और इन नकली मुद्दों को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। यही वो रणनीति है जो बीते कुछ सालों में लगातार चलाई जा रही है दोस्तों। और इस रणनीति में सबसे बड़ा शिकार बनता है इस देश का आम आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि जब असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं तो उनके समाधान भी पीछे छूट जाते हैं। जब बहस नकली मुद्दे पर होती है तो असली समस्याएं और गहराती जाती हैं, और जब समस्याएं गहराती हैं तो उसका भुगतान सबको करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबका रास्ता क्या है, इस सबका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ एक ही है, सच्चाई के साथ खड़े होना, न्याय के साथ खड़े होना, समानता के साथ खड़े होना, हर अपराध को अपराध मानना, चाहे करने वाला कोई भी हो, हर पीड़ित को पीड़ित मानना, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हर खबर को बराबर महत्व देना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो, हर कानून को बराबर लागू करना, चाहे आरोपी कोई भी हो। यही वो लोकतंत्र है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। यही वो भारत है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी। यही वो देश है जो हमें विरासत में मिला है। और अगर हम चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये देश तरक्की करे, ये देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए, तो हमें इस चयनित न्याय को, इस दोहरे मापदंड को, इस भेदभावपूर्ण रवैये को खत्म करना होगा। मुंबई की वो साजिश हो जिसमें जहरीले कैप्सूल बांटने वाले की पहचान छिपाई जा रही है, मध्य प्रदेश की वो जज हो
जिन्हें अपना संवैधानिक काम करने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीफ के मामले में चुनिंदा कार्रवाई हो, तेलंगाना में उर्दू शिक्षक पर हमला क्यों हुआ, या अब्दुल बारी जैसे मामले हो, ये सब एक ही कहानी कहते हैं, ये सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं, और वो दिशा है इस देश में न्याय का तराजू बराबर नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है दोस्तों, मीडिया सबको बराबर कवरेज नहीं देता है, और प्रशासन सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। और जब तक ये असमानता है तब तक इस देश में सच्ची शांति नहीं आ सकती है, तब तक इस देश में सच्ची समृद्धि नहीं आ सकती है, तब तक इस देश में सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, आज की ये बात यहीं खत्म करता हूं, लेकिन सवाल आपके सामने छोड़कर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मुंबई के मामले में आरोपी की पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जज तबस्सुम खान को धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बीफ के मामले में दोनों तरफ से लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि तेलंगाना में उर्दू शिक्षक पर हमले के मामले में पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार को तेलंगाना के हालात पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये बात आपको सही लगे, अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो, अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नई खबर, नया विश्लेषण, हर नई सच्चाई तक आप तक पहुंच सके। क्योंकि सच्चाई जब छिपाई जाती है तो उसे सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।